सभी को नमस्कार। आज हम एक वीडियो का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। हम उत्सर्जन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो मानव के अंदर, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होने के फलस्वरूप और विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम होने के फलस्वरूप कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के अंदर किसी काम के नहीं है, वो नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे पदार्थों का, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है, उनका निष्कासन करना शरीर से बाहर क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं होती है, जब हम भोजन करते हैं तो उसके साथ दौरान बहुत सारी क्या होती है? अभी उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो उसके दौरान बहुत सारे ऐसे उपापचय पदार्थ बनते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से ऐसे 5 उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं। तो हम सबसे पहले उन 5 अंगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा के बारे में। त्वचा हमारे शरीर में सबसे बड़ा भाग जो हमारे पूरे शरीर पर फैला हुआ होता है। तो त्वचा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जन करता है? त्वचा सबसे ज्यादा हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य करता है पसीना। तो त्वचा से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? पसीना होता है। और पसीने के साथ क्या निकलता है? नमक निकलता है। क्या निकलता है? नमक। तो आप देख सकते हो कि पसीना के अंदर क्या होता है? नमक। और कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो कोई ब्लैक शर्ट पहनता है तो गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पसीने से भीग जाता है, तो आप उसके ऊपर देखना कि वाइट कलर के कुछ धब्बे जैसी संरचना बनती है, तो वो किसका प्रतीक है? वो नमक है। और त्वचा से क्या निकलता है? सीबम। ये एक प्रकार का चिकना पदार्थ है। हम देखना कभी मुंह पर या हमारी मुख या नाक पर चिकना पदार्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? सीबम कहलाता है। ये भी हमारे त्वचा के द्वारा निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। अगर हम आगे नेक्स्ट अंग की बात करें तो फेफड़े। तो फेफड़े भी हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं। फेफड़े मुख्य रूप से किसका करता है? तो फेफड़े जो कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्लड से उस CO2 को फेफड़ों के द्वारा क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। और वाष्प जो जल वाष्प होती है, हम कभी मुंह से ऐसे मुंह फुलाते हैं सर्दियों में, आपको पता होता है ना, मुंह से धुआं जैसा निकलता है, तो ये जल वाष्प का भी निकालने का काम कौन करता है? ये हमारे फेफड़े करते हैं। बलगम, सर्दियों के अंदर बूढ़े लोग हैं या सर्दी जब जुकाम वगैरह लग जाता है तो हम खंगारते हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है, तो बलगम भी हमारे शरीर से निकलने वाला एक प्रकार का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। और एक अन्य अंग है जिसका नाम है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत क्या करती है? अनपचय भोजन जिसको क्या बोलते हैं? कायल। अनपचय भोजन जो बड़ी आंत में आता है उसको क्या बोलते हैं? कायल। तो उसको बनाने का काम कौन करती है? बड़ी आंत करती है। उसका निष्कासन का काम जो हम लैट्रिन के रास्ते का त्याग देते हैं, बाहर त्याग देते हैं। आगे नेक्स्ट है यकृत। यकृत क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर क्या है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एक सबसे खतरनाक पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। जिसका नाम क्या नाम है? अमोनिया। तो ये यकृत क्या करेगा? इस खतरनाक अमोनिया को कम खतरनाक वाले पदार्थ में बदल देगा, यूरिया में, जो हमें क्या नहीं पहुंचाए? ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। और ये यकृत इस अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो कुछ समय के लिए बदलता है। जैसे कि अगर इसने यूरिया को और एक अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को किसमें बदल दिया? यूरिया में, तो ये लगभग 2 से 3 घंटे तक ये यूरिया में बदला रहेगा। और ये यूरिया कहाँ चला जाता है? इस वक्त किडनी के पास। अब किडनी क्या करती है? किडनी क्या करती है कि उस यूरिया को किसे रक्त से अलग करने का कार्य करती है। किडनी मुख्य हमारा उत्सर्जी अंग है। किडनी हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। पूरे ब्लड को छानने का काम कौन करती है? किडनी करती है। और छानने के अंदर क्या पदार्थों को छानती है? ये हमारे शरीर के अंदर से बनने वाली यूरिया को छानती है, या उस यूरिया को छानती है किसका निर्माण होता है? पेशाब का निर्माण होता है। आगे देखो, यूरिया है या यूरिक अम्ल है, ये सारे छानने का काम कौन करती है? हमारी किडनी करती है। और ये यकृत भी उससे समान कार्य करता है। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मतलब खतरनाक पदार्थ को कम खतरनाक पदार्थ में बदलता है। अब हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार हमारा ब्लड जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानता है और जिससे अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्सर्जन अंग है, इसको बोलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। इस मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी होती है। क्या होती है?
किडनी, और इस किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2, एक दाई किडनी और बाई किडनी। और किडनी के जस्ट ऊपर आप देखना एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है, ये वाली, इसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या इसको बोले एड्रिनल ग्रंथि। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और किडनी के अंदर एक क्या होती है? किडनी के अंदर ये यहाँ से निकलने वाली बड़ी संरचना है, ब्लू कलर की दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये भी कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है। और जो ये बड़ी सी संरचना है बॉल की टाइप दिख रही है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। और मूत्राशय आगे जो मूत्र त्यागने वाली नलिका उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, जो कहाँ होता है? शीशन के अंदर होता है। तो जैसे ही इस किडनी के अंदर वो ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद किडनी के अंदर उसको ब्लड को क्या किया जाता है? छाना जाता है। छानने के बाद अब जो मूत्र बनाए, पेशाब बनाए, वो क्या होगा? इस नलिका की, किस नलिका से? मूत्रवाहिनी। इस मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ आ जाएगा? मूत्राशय के अंदर आ जाएगा। और मूत्राशय क्या करेगा? उस मूत्र को स्टोर करेगा। और स्टोर की क्षमता जैसे ही पूर्ण होती है तो हमें कुछ सूचनाओं के माध्यम से हम उस मूत्र को त्याग देते हैं। और मूत्र मार्ग के द्वारा, शीशन के मार्ग से हम क्या करते हैं? उसको त्याग देते हैं। किडनी एक काम ये करती है कि किडनी हमारे शरीर के अंदर क्या है? पीएच कम ज़्यादा हो जाती है, उसका नियंत्रण करने का काम भी करती है। तो पीएच का नियंत्रण करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। यानी अम्ल सार है, कभी अम्ल बढ़ जाता है, सार बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करना, बराबर मात्रा में रखना, ये भी काम किसका होता है? किडनी का होता है। हम इसी किडनी को एक अलग से चित्र देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस किडनी को हमने अलग से चित्र बनाया, तो उसमें देखो सबसे जो बाहर वाली जो रेड रेड कलर की लाइनों से चित्र बनाया, उसको आप देखो, इस भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और इस किडनी के अंदर वाला भाग जो खाली खाली दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और जो किडनी का मुख्य द्वार, इसको बोलते हैं रेनम हाइलम, रेनल हाइलम इसको बोलते हैं। इस किडनी के मुंह वाले भाग में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा? अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। किडनी की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और इस किडनी का भार कितना होता है? इस किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। और इस किडनी के अंदर छोटी छोटी इकाइयां होती है। किडनी के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयां जो इस रक्त को छानने का काम करती है। मुख्य उन्हीं का ही काम होता है जो रक्त को छानती है, जिनसे आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। और जो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका रक्त से इसका क्या कर दिया जाता है? छान लिया जाता है और शरीर से निष्कासन करने का कार्य किया जाता है। और वे नेफ्रॉन हमारी किडनी की एक इकाई के रूप में होते हैं। और नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोनों किडनी के अंदर नेफ्रॉनों की संख्या होती है 8 लाख होती है। कितनी होती है? 8 लाख। और ये वृक्क है इस किडनी के एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है। इसकी किडनी के बाहर क्या पाई जाती है? झिल्ली, जिसका नाम है पेरिटोनियम। इसका क्या नाम है? पेरिटोनियम। तो किडनी के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कि किडनी के अंदर पाई जाने वाली इकाइयां, जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर किस प्रकार हमारे ब्लड का क्षमता है, उसके अंदर अशुद्धियों का शुद्धिकरण होता है। आइए हम देखते हैं। एक नेफ्रॉन की संरचना जो हमारी किडनी की इकाई है, ये इस प्रकार होती है। इसका जो सबसे आगे वाला भाग जो हमें कप के समान दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और इसका ये नलिकाकार भाग जिसको हम बोलते हैं वक्राणु नलिकाकार भाग। और इस वाले जो लूफ के आकार का दिख रहा है नीचे वाले, इसको बोलते हैं हेनले का लूफ। और आगे वाले जो इस प्रकार से बड़ी की नलिका, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। तो ये सारा इकाई है जो हमारे इस किडनी के अंदर पाई जाती है। और जिनकी संख्या कितनी होती है? हमने अभी पढ़ा था 8 लाख संख्या होती है। तो हम देखते हैं इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है वो किस प्रकार हमारे ब्लड को छानने का काम करता है या रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो जैसे ही हमारा ये भाग जिसको बोमेन संपुट है, इसके पास वृक्क धमनी की आती है ब्लड लेके, किसके पास? बोमेन संपुट के पास, और फिर वापस वृक्क शिरा के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस कप आकार के कप नुमी संरचना के बीच यानी बोमेन संपुट के बीच में कोशिका का एक गुच्छा बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जाल बनाती है, ठीक है ना। तो उन कोशिकाओं को गुच्छा, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? रक्त सारा छनता है, उसमें से शुद्ध रक्त है जो आगे चला जाता है, और सारी अशुद्धियां छन के कहाँ आ जाती है? इस बोमेन संपुट वाले भाग के अंदर आ जाती है। यहाँ जो रक्त छनता है उसके साथ क्या है? बहुत सारे कोई अच्छे पदार्थ या कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज है, या फिर क्या है
अन्य जो पदार्थ जो हमारे लिए जरूरी है वो भी इसके साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आगे चले जाते हैं तो उस पदार्थ जो हमारे शरीर से अधिक हानि हो जाएगी तो हमारे किसी पदार्थ की विशेष कमी हो जाएगी, अतः उनका पुनः अवशोषण करना क्या है, आवश्यक है। तो हम सबसे पहले एक एक भाग को समझते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एक बहुत पतली रुधिर वाहिकाओं का गुच्छा है। ये कैसा है, पतली रुधिर वाहिकाओं का क्या है, गुच्छा है, ठीक है ना। ये नेफ्रॉन कप के आकार का है। नेफ्रॉन का जो आगे वाला भाग है किस आकार का है, कप आकार का है और अंदर धंसा हुआ होता है। ग्लोमेरुलस जो कि रक्त को निस्यंद करता है तथा शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, यहाँ से जैसे ही रक्त आता है यहाँ पर रक्त को शुद्ध करता है, छानता है, और जिससे सारी अशुद्धियां होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वुमन संपुट में, और शुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है, आगे भेज देता है। अब ये सारी अशुद्धियां कहाँ आ गई, वुमन संपुट के अंदर आ गई, जहाँ पर कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी साथ में आ गई। तो प्रारंभिक निषेध में क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज है या फिर अमीनो अम्ल है, लवण है या जल अधिक मात्रा के अंदर कहाँ चला जाता है, वुमन संपुट के अंदर चला जाता है, जो कि जाना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, जो ये नलिका हमारी होती है आगे, ये क्या करती है, यहाँ पर पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो जैसे कि ग्लूकोज है या अमीनो अम्ल है, इन सब का वापस क्या होगा रे, पुनः अवशोषण होगा, जिससे क्या होगा, उन पदार्थों की पुनः पूर्ति हो जाएगी। और जल है, उस जल का भी पुनः अवशोषण होगा। जल का पुनः अवशोषण कितना होगा, ये हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। फिर जब जैसे ही इन पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाएगा, अब जो पीछे पदार्थ बचा है वो एकदम क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, जो मूत्र है, और वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस संग्राहक नलिका के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ से पदार्थों का जैसे जैसे आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण होगा, यहाँ से होता हुआ मूत्र वापस कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस संग्राहक नलिका के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। संग्राहक नलिका के अंदर के इकट्ठा होने के बाद ये किडनी, इस किडनी से ये मूत्र कहाँ चला जाएगा, इस मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, मूत्राशय में। जैसे ही मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता है तो उस मूत्र के द्वारा इस मूत्राशय के ऊपर क्या लगता है, दबाव लगता है, और दबाव लगने से ये मूत्र को त्याग देता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र के नियंत्रित में होता है। हम अपनी मर्जी के अनुसार इसको मूत्र को त्याग सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कभी मनुष्य के अंदर एक्सीडेंट होने से, संक्रमण होने से या आघात लगने से उस मनुष्य की किडनी क्या हो जाए, खराब हो जाए, या किडनी कार्य करना बंद कर देती है या कार्य कम करती है, ऐसी स्थिति में मनुष्य के शरीर में क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, कृत्रिम अफोहन या कृत्रिम वृक्क अफोहन विधि के द्वारा उस मनुष्य के ब्लड को शुद्धिकरण किया जाता है। उस मनुष्य के ब्लड को हॉस्पिटल के अंदर या उस मशीन से उस मनुष्य के रक्त को जोड़ा जाता है, जो वो सारा रक्त उस मशीन से होता हुआ गुजरता हुआ वापस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। उस मशीन क्या करती है, उस रक्त के अंदर मौजूद सारे अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से क्या करती है, अलग करती है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का निस्यंद करता है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का निस्यंद करता है, और एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अब हम मूत्र की बात करते हैं, पेशाब की, उसके अंदर क्या क्या घटक है। मूत्र के अंदर अगर हम जल की बात करें तो 95% क्या होता है, उसके अंदर जल होता है, और 2% क्या होता है, यूरिया होता है, और अन्य 3% अन्य पदार्थ होते हैं। अगर हम पेशाब के पीएच की बात करें तो 4.8 पीएच होती है, तो साधारणतः क्या होता है, अम्ल होता है, अतः उसका स्वभाव कैसा होता है, मूत्र का अम्लीय स्वभाव होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि कभी बीमार होते हैं या कभी किसी कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। उसकी मात्रा बढ़ने के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, पीला। और मूत्र से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू आती है, गंध आती है, तो उसका कारण है अमोनिया। तो अमोनिया की मात्रा अगर है, जो अभी हमने अभी पढ़ा था ना पहले, उसके अंदर क्या था कि जो कि हमारे शरीर में बनता तो अमोनिया है, लेकिन जो हमारे शरीर में क्या करता है, वो यूरिया के अंदर उसको बदल देता है। ऐसी स्थिति में जब हम शरीर से मूत्र को त्यागें तो कुछ समय बाद वो किस में बदल जाएगा, वापस अमोनिया में। तो मूत्र के अंदर जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है।
अब हम देख रहे हैं किडनी के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, वो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। स्टोन वाली, स्टोन में क्या होती है, इस शरीर में जब पथरी जम जाती है तो पथरी में क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जीलेट, कैल्शियम ऑक्जीलेट। जो पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। और क्या होता है, यूरानिया, यूरानिया में क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो ये वाली यूरानिया बीमारी हो जाती है। और गठिया रोग, ग्वाट, गठिया रोग, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर ये गठिया रोग या ग्वाट रोग हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी जो जॉइंट है ना, इन जॉइंटों के अंदर साइनोवियल जो एक द्रव होता है, जो क्या करता है, हमारी हड्डियों को, जॉइंटों को आसानी से घुमाने में सहायता करता है। तो उस साइनोवियल की मात्रा घट जाती है और वहाँ पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। या मान लो किसी किडनी ही खराब हो गई, तो उस स्थिति में अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो मनुष्य को क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। अगर एक ही किडनी खराब है तो वह आसानी से सारे कार्य कर सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम क्या है, कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थों की बात करते हैं। जैसे कि हम पेड़ों के अंदर बात करते हैं, पेड़ पौधों में क्या है कि पेड़ पौधे भी तो उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जिसमें से क्या है, लाशाएं, गोंदें, जो पेड़ का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। फिर ऐसे जैसे कि यूरियोटेलिक, यूरियो मतलब यूरिया, टेलिक यानी निष्कासन, ऐसे जीव जो यूरिया का निष्कासन करते हैं या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी में कौन आते हैं, मनुष्य व जंतु, मनुष्य प्लस कौन आता है, जंतु। तो ये सारे क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का निष्कासन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं, पक्षी व सरीसृप। पक्षी व सरीसृप किस में अंदर आते हैं, यूरिकोटेलिक के अंदर आते हैं। फिर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु कहलाते हैं अमोनोटेलिक, जिसके अंदर कौन आती है, मछली व कीट। मछली व कीट जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अतः वे क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। गुआनोटेलिक, गुआनोटेलिक, टेलिक यानी निष्कासन, तो जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं गुआनोटेलिक। तो इसके अंदर आती है मकड़ी, तो ये मकड़ी क्या करती है, गुआनिन का उत्सर्जन करती है, इसलिए वो आती है गुआनोटेलिक के अंदर। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम कोई और चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय